चलो है। हाँ, अब हम जिस वंश के बारे में चर्चा करेंगे। अगला वंश पढ़ते हैं, कौन सा? राठौड़ वंश। इसके बाद में हम जिन वंश के बारे में चर्चा करेंगे वो वंश होंगे जिनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। चाहे जाट राजवंश हो, चाहे भाटी राजवंश हो, चाहे अलवर की शाखाएं हो, या फिर आपके शिरुई की शाखाएं हो, इन्हीं शाखाओं से क्वेश्चन आता है आजकल। पहले इनसे आता था, अब आजकल वहीं से आता है। तो राठौड़ वंश, राठौड़ वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले राठौड़ जो शब्द है ये बना हुआ है किससे? राष्ट्रकूट से। राष्ट्रकूट का जो अपभ्रंश है उसे आप क्या बोलते हैं? राठौड़। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है शिवी वेद, उन्होंने ये कहा है कि राठौड़ जो है वो कोई जाति नहीं है, ये एक सरकारी पद है। उन्होंने ये बताया है। बाकी राष्ट्रकूट का अपभ्रंश शब्द क्या है? राठौड़। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो राठौड़ जो शब्द है वो किसका अपभ्रंश है? राष्ट्रकूट का। अब ज्यादा कुछ बोल देंगे तो फिर विवाद हो जाएगा जी, है ना। तो चलो, राठौड़ शब्द जो है वो राष्ट्रकूट का अपभ्रंश है, ठीक है। ध्यान रखना। हाँ, अब कुछ कुछ विशेष बातें लिखते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में राठौड़ वंश जहां जहां हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जोधपुर के अंदर आप पढ़ेंगे, यानी कि मारवाड़। एक आप पढ़ेंगे बीकानेर के अंदर। एक आप पढ़ते हैं किशनगढ़ में। एक आप पढ़ते हैं नागौर में। और एक आप पढ़ते हैं मेड़ता में। यहाँ पर क्या हुए हैं? राठौड़ आप पढ़ते हैं। जैसे मारवाड़ या जोधपुर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो राठौड़ों का संस्थापक है वो कौन है? राव जोधा है। हम्म, बीकानेर में कौन है? राव बिका है। किशनगढ़ में कौन है? किशन सिंह है। ये सब संस्थापक लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। नागौर में है तो कौन है? अमर सिंह है। मेड़ता में है तो कौन है? राव दूधा है। और राठौड़ वंश के संस्थापक जो हैं वो राव शिया है, ठीक है। यहां पर वो जोधपुर बसाने वाले राव जोधा है तो मैंने वहां राव जोधा लिख दिया, ठीक है। मारवाड़ का पहला शासक पूछेगा तो फिर राव चुंडा होगा, वो लिखूंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं, नहीं आएगा, वो तो लिखूंगा ना मैं। ये राठौड़ वंश का पूर्ण स्थापना करता है। फिर ये अलग अलग से। देखो मेरी बात सुनो, चार क्वेश्चन सुना रहा हूं आपको, देखो। सुनो सुनो, पहले सुनो रे, अरे सुनो रे। एक तो क्वेश्चन होता है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहिल आदित्य। एक होता है मेवाड़ राज्य का प्रथम शासक कौन है? बप्पा रावल। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिया। मारवाड़ का पहला राजा कौन है? राव चुंडा। ठीक है, लिखूंगा, चिंता। यहां जोधपुर इसीलिए बसाया किसने था? जोधा ने। पर मुझे लगता है आप कंफ्यूज रहोगे ना। वो तो सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर पाली क्षेत्र में, फिर वहां से आगे बढ़े थे वो। आप थोड़ा सा ऐसा करो कि आप थोड़ा सा अपना कपालखंड है ना, उसका कपालखंड का एक छिद्र बंद कर दो प्लीज। रिक्वेस्ट। यहाँ जहाँ राव जोधा लिखा है ना, वहां ओब्लिक करके राव चुंडा भी लिख लेना, ठीक है। मतलब कुछ हद तक जीवन में शांति रहेगी ऐसे, मतलब कि हाँ, मतलब नहीं अब ठीक लग रहा है, चलो ठीक है। अब इसमें कुलदेवी लिखूं क्या? राठौड़ वंश की कौन है? नागणेची माता।
जिनका मूल मंदिर तो कहां पर है? नागाना, जो वर्तमान बालोतरा में। कितनी भुजी देवी है ये? कितने भुजाओं की देवी है ये? क्या लग रहा है? नहीं, लग क्या रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा मैं। हम्म। कोई नहीं, वापस नहीं पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि कई बार हो जाता है ऐसे, मतलब चीजें ठीक नहीं होता है तो इस मतलब बीमार से हो जाते हैं। कुछ तो बोले ऐसे 8 10 12 18 20 24 52 64। ऐसे बोलते, ऐसे बोलते क्या चलता है? 18 भुजाओं वाली देवी है ना। वैसे एक बात पूछी तो नहीं गई है, लेकिन कभी याद रख लेना कि नागनेची माता के जो थान होते हैं ना, वो नीम वृक्ष के नीचे होते हैं। कभी पूछा नहीं है, लेकिन होते भी नहीं है, लेकिन फिर भी नीम वृक्ष के नीचे होते हैं। वो क्या है कि भाट साहित्य हम पढ़ते हैं ना, तो भाट साहित्य में ये बताया गया है। हालांकि उसमें ये बताया गया है कि हम जो राठौड़ पढ़ने जा रहे हैं ये हिरण्यकश्यप की संतान है, तो उसमें बताया गया है कि उनकी जो कुलदेवी है उनके थान नीम वृक्ष के नीचे होते हैं। हम्म? क्या है फिर, और क्या है? तो नीम वृक्ष के नीचे होते हैं, याद रखिएगा, इसे कुलदेवी के थान। आगे, अब आप लिखिए कि ये जो राठौड़ वंश है, इनकी उपाधियों की यदि हम बात करते हैं कि इनकी प्रोपरी उपाधियां कौन सी होती है, तो एक तो इनके नाम के आगे उपाधि लगेगी राव। कौन सी लगेगी? राव। राव मालदेव ऐसे पढ़ते हैं ना, राव चंद्रसेन। एक इनको कहते हैं रणबंकारा राठौड़। एक इन्हें बोलते हैं कमधज। ये इनकी उपाधियां हैं। इनकी कुछ शाखाएं भी हैं, जैसे शाखा तो क्या है, उपशाखा ही है वो, राठौड़ों की उपशाखाएं। जैसे कभी नाम देकर आपको पूछता है कि करमसूत, मेड़तिया, निम्न में से किस वंश की उपशाखाएं हैं राठौड़ों की? अब जैसे मेड़ता के जो है ना राठौड़, वो नाम के पीछे मेड़तिया लगाएंगे। जैसे जेमल मेड़तिया, नाम सुना होगा आपने वो। जैसे जेतावत, जैसे कुंपावत, जैसे उद्दावत। तो इनमें से कई बार ये 2 3 नाम देकर पूछ लिया जाता है, निम्न में जैसे दी गई उपशाखाएं किस वंश से संबंधित है। राठौड़ों की उपाधि है, कोई शासक के नाम बताए, अर्थ ढूंढने भी जाएंगे तो नहीं मिलता है। हम्म? ना ना, उपाधि होती है इनकी कोई प्रॉपरी, इनका अर्थ मिलता ही नहीं है ना शब्दों में। फिर ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा कोई दूसरा। तो इनसे कोई वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना हालांकि यहां से ध्यान रखना ना, इस पे आप टिक कर लेना। आजकल वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कोई 2 नाम देकर पूछ लेगा। यहां से तो आपको क्या ही पूछेगा। चलो, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि राठौड़ वंश की जो उत्पत्ति है इसके बारे में क्या कहा गया है। फिर उनमें से हम आगे बढ़ेंगे मारवाड़ में। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में लिखिए। यहां पर हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? राठौड़ों की उत्पत्ति, ना कि राजपूतों की उत्पत्ति। 2 अलग अलग बिंदु है ना। यहां पर केवल हम क्या पढ़ रहे हैं? राठौड़ों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति नहीं पढ़ रहे हैं। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले बात करेंगे, वो है भाटों के साहित्य के अनुसार। भाट जाति आप जानते हैं क्या? ये एक ऐसी जाति होती है जो वंशावली का लेखा जोखा रखती है, भाट जाति। वंशावली का लेखा जोखा रखने वाली जाति। अब वो जो वंशावली लिखी हुई है इनके पास में, इन साहित्यों के अनुसार तो राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो मानी गई है इसमें
राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया है। किसने बताया है? हाँ, इन्होंने बताया है भाटों के साहित्य के अनुसार कि राठौड़ जो है वो कौन है? हिरण्यकश्यप की संतान है। ये कहते हैं भाट। अब हम आते हैं, हाँ हाँ वो यही यही से निकले। लिखिए, अब लिखिएगा आप नंबर 2, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार टोड क्या कहता है। पहले हम लिखेंगे इनमें से कि कौन क्या बता रहा है, फिर आखिरी में एक स्टोरी देखेंगे, आपको स्टोरी बताऊंगा जिसमें पता चल जाएगा कि ये वास्तव में कहां से आए हैं। ठीक है? चलिए। हम्म, हम्म, कौन सा भगवान? शाबाश, लिखो कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं ये। कर्नल जेम्स टोड ये वो बंदा है जो सबको संतुष्ट करते हुए चलता है। सबसे पहले तो अपनी बात कहता है, फिर जब उसको लगता है कि कोई विवाद होगा तो फिर उनको क्या अच्छा लगेगा वो बात कहता है। टोड की खास बात रही, एक तो जो वास्तव में है वो बात कह देगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं नहीं ट्वीट ज्यादा चल रहा है तो वो फिर उनको अच्छा क्या लगेगा वो कह देगा, संतुष्ट कर देगा। इसीलिए तो इस बंदे का ज्यादा विरोध नहीं हुआ इतिहास में कभी भी। ये टोड ने बातें जो लिखी है उसका कभी विरोध नहीं हुआ है, और पढ़ भी तो इसके अकॉर्डिंग ही रहे हम वैसे भी ज्यादातर। तो टोड ने क्या कहा, इसने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो राठौड़ हैं, ये राठौड़ जयचंद गहड़वाल की संतान है। किसकी संतान है? कन्नौज, कन्नौज के शासक हैं जिनका नाम क्या है? जयचंद गहड़वाल की संतान। कर्नल जेम्स टोड ने सीधा सीधा कह दिया कि गली लंबी चौड़ी मंठा को नहीं है, किंग का है, जयचंद गहड़वाल की संतान है। जयचंद गहड़वाल कन्नौज का शासक था, पृथ्वीराज चौहान के समय था। हाँ? घेड़वाल है ना, घेड़वाल में था पृथ्वीराज चौहान, जयचंद गहड़वाल। तो जयचंद गहड़वाल की संतान है। लेकिन ये एक बात और भी कह के गया कि राठौड़ जो हैं ये सूर्यवंशी हैं। जयचंद गहड़वाल की संतान बताया कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को, लेकिन दूसरी ही लाइन में इन्होंने लिखा कि ये क्या है? सूर्यवंशी है। किसका? क्या कर सकता है फिर, ये भी तो गोहिल वंश भी तो यही है, गोहिल वंश भी तो ये सूर्यवंशी है, क्या ही कर सकते हैं। ऊपर वाला देख रहा है। वैसे अच्छा रघुवंशी है ना, नहीं फिर वो अधिक से कहानी और जुड़ जाएगी ना। है? वैसे सही देखा जाए तो गोहिल वंश में पढ़ते हैं हम, उसी से तो हुए हैं शीलादित्य, फिर उसी का तो पुत्र है गोहिलादित्य। लिख लिए? चलिए अब लिखिए, डॉक्टर जी एच ओझा क्या कहते हैं। डॉक्टर जी एच ओझा, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की जितनी भी पुस्तकें थी उनका हिंदी में अनुवाद किया था। ये कहता है कि राठौड़ जो हैं, इन्होंने ये बताया है कि ये जो राठौड़ हैं ये एक स्थान है यूपी के अंदर, बंदायू। कहां पर है? बंदायू। इस बंदायू के अंदर राष्ट्रकूट वंश था। इस राष्ट्रकूट वंश के जो वंशज हैं वही क्या है? राठौड़। इसने डायरेक्ट नहीं कहा कि राष्ट्रकूट वंश के वंशज हैं। राष्ट्रकूट वंश के वंशज का मतलब तो यह है कि फिर ये दक्षिण भारत से आए हैं। इसने ये कहा बंदायू के अंदर जो राष्ट्रकूट वंश है ना उसके वंशज हैं ये। और दूसरी लाइन में ये पलट गया टोड की तरह। इन्होंने कहा राठौड़ चंद्रवंशी है। इसे कौन पलटता है भाई? लिखो। बंदा यूपी में,
स्थान है, वहां पर शासन किया करते थे राष्ट्रकूट वंश के राजा। फिर उन्हीं के वंशज में निकले थे घेड़वाल, घेड़वालों से ही है राठौड़। बात एक ही है जी, इन्होंने घुमा फिरा कर बता दिया, क्या ही कर सकते हैं। यहां पर बताया है कि ये क्या है, चंद्रवंशी है, संयोगिता का पिता। हाँ, पहचान तो लिया ही है, जयचंद घेड़वाल को पहचान लिया इन्होंने। अरे नहीं, अब ऐसा नहीं बोलना है, उठा लें लोग, उठा लेंगे घर से। लिख लिया। अगला लिखिएगा गोपीनाथ शर्मा। लिख लिया ना। अगला लिखिएगा गोपीनाथ जी क्या कहते हैं। गोपीनाथ जो शर्मा हैं वो ये कहते हैं कि ये जो राठौड़ हैं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट के वंशज हैं। इन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना याद रखना। हम्म राष्ट्रकूट वंश है दक्षिण भारत का। आगे बढ़े। एक अंग्रेज है जिसका नाम है डॉक्टर हार्नली। नहीं, इन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं पता राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से हुई है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि राठौड़ और घेड़वाल दोनों अलग हैं। क्या 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 आवश्यकता क्या थी पंचायती करने की, ऐसे पता ही नहीं है तो ऐसे ही। राठौड़ वे घेड़वालों को अलग अलग बताया कि मतलब मामलो अलग अलग है, एक नहीं है, ये लग रहा है ऐसा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। फिर आ जाते हैं जिनको पढ़ रहे हैं उनका महाकाव्य क्या कहता है। राठौड़ महाकाव्य के अनुसार, खुद भी तो कहेंगे ना, तो राठौड़ महाकाव्य यह कहता है कि राठौड़ों की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो भगवान शिव के शीश पर जो चंद्रमा है ना, भगवान शिव के शीश पर जो चंद्रमा है उस चंद्रमा से उत्पन्न हुई है। कौन? राठौड़। तो राठौड़ महाकाव्य के अनुसार यह कहा गया है कि राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के शीश पर जो चंद्रमा है उस चंद्रमा से हुई है। लिखो जी, राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा से मानी गई है। ठीक है, ये इनकी क्या मानी गई है? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के बारे में ये है, हालांकि आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे नहीं रहा है पिछले 2 सालों से, कि किसी वंश की कोई उत्पत्ति पूछ रहा है और जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उस हिसाब से एग्जामिनर हिम्मत भी नहीं करेगा। क्यों देगा वो, और क्यों उसके घर पर पत्थर आएंगे, तो ऐसी कोशिश होगी भी नहीं, रेयर चांस में कोई। ये रही, ये लिख लिया आप सबने। अब देखो सबने अलग अलग बताया कहां से हुई कहां से हुई, लेकिन ये कहानी क्या बताती है वो देखो। अब देखो हमने जो कुछ लिखा है, इतिहास में एक युद्ध हुआ है चंदावर का। कौन सा युद्ध हुआ है? चंदावर का युद्ध हुआ है। हुआ है क्या कोई?
चंदावर। 1191, 1192, 1193, 1194, बैक टू बैक कुछ हुआ है? अच्छा, बैक टू बैक हुआ है क्या? क्या ही पता। 1194 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ है जिसका नाम है चंदावर। चंदावर यूपी में है। कहां पर है ये? यूपी के अंदर है ये। वो साहब आपको पता ही है, ये जो चंदावर का युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था जयचंद गहड़वाल और सामने था मोहम्मद गोरी। हालांकि अभी तक ये विवाद नहीं उठा है कि गोरी को किसने बुलाया था। अभी तक बाबर को किसने बुलाया यही चल रहा है। ये भी आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो मोहम्मद गोरी वर्सेज जयचंद गहड़वाल, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ है चंदावर का युद्ध। ये युद्ध होने की वजह है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है वो जयचंद गहड़वाल के नाना के पास में है। मतलब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहड़वाल दोनों मौसेरे भाई थे, पता ही आपको। ओके, तो ये जो युद्ध हो रहा है ये दिल्ली की सत्ता के लिए हो रहा है, और मोहम्मद गोरी और किनके मध्य हो रहा है? जयचंद गहड़वाल। क्योंकि इससे पहले दिल्ली का यदि कोई उत्तराधिकारी बन सकता था तो वो था पृथ्वीराज चौहान, और उसको लगातार दो युद्ध हुए, एक तराइन का और एक तराइन का द्वितीय। तराइन का पहला युद्ध तो कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा कौन जीते थे? गोरी, कैद करके ले गए थे गजनी, ऐसा कुछ सुनते। तो एक तो वहां खत्म। दूसरा बंदा था दिल्ली का जो उत्तराधिकारी बन सकता था, कौन था? जयचंद गहड़वाल। तो जयचंद गहड़वाल से मुकाबला कर रहा है कौन? गोरी। और इसी चंदावर के युद्ध में जयचंद गहड़वाल जो है वो मारा गया था। कौन मारा गया था? जयचंद गहड़वाल। इस जयचंद गहड़वाल का एक पुत्र है जिसका नाम है शेतराम। क्या नाम है? सेतराम। कहते हैं कि इस सेतराम की 51वीं संतान, इसी सेतराम का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? हालांकि हमें एक से मतलब है, हमें क्या करना है बाकी 50 का। जिसका नाम क्या है? राव सिहा। क्या नाम है? राव सिहा। ये जो सारी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये यूपी के अंदर देख रहे हैं। ये सब जो मामला हो रहा है वो कहां हो रहा है? यूपी के अंदर। यानी कि हम राजस्थान के इस मैप को देखते हैं तो यहां पर ये यूपी, ये राजस्थान, और ये जो गेहड़वाल हुआ करते थे, इनके यदि किसी वंशज की मृत्यु हो जाती तो फिर उनकी अस्थियों का जो विसर्जन किया करते थे वो क्या करते थे? द्वारका। और द्वारका कहां पर है? गुजरात। तो ऐसा कहते हैं कि जयचंद गेहड़वाल का पुत्र शेतराम और शेतराम का पुत्र है राव सिहा। ये जो राव सिहा है ये यहां इस कनौज नामक स्थान से निकला और अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने कहां आ रहा था? द्वारका। जब ये द्वारका आ रहा था तब ये मारवाड़ से गुजरा था, और मारवाड़ के अंदर पाली। यहां पर वैसे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और उनके पास में गायें हुआ करती थी। उन गायों को लुटेरे आते थे और लूट लिया करते थे। वो जब अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने जा रहा था, कौन? राव सिहा। तो राव सिहा यहां कुछ समय के लिए रुक गया था। तो बाकी जो ब्राह्मण थे वो उनके पास में गए और कहा कि आप तो राजा हैं तो हमारी कुछ रक्षा कीजिए। तो कहते हैं कि राव सिहा ने पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की, और उसके बाद में फिर यहीं पर 1240 ईस्वी के अंदर राठौड़ वंश की क्या रख दी? नींव। अभी केवल इतना ही, बाकी राव सिहा के बारे में पूरी कहानी पढ़ेंगे कि यहां पर फिर इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था, सब कुछ बताएंगे। तो यहां पर राव सिहा ने 1240 ईस्वी के अंदर जिस वंश की स्थापना की थी वो कौन सा वंश था? राठौड़। यहां केवल इतना ही आप समझ रहे हैं कि राठौड़ वंश जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका जो संस्थापक है वो कौन है? राव सिहा। बाकी राव सिहा की एक एक डिटेल हम पढ़ेंगे। राठौड़ वंश का क्या है ये? संस्थापक। तो ये तो आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, केवल ऐसे बताने के लिए था। बाकी राव सिहा को हम अलग से पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ कहानी। तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? किसका? किसका? ये तो पूरी, कोई से भी डालो, इंडियन हिस्ट्री की कोई भी बुक, चंदावर का ये तो है। पूरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ही गोरी के बारे में। नहीं नहीं, यहां पर ये बताने का ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई सिलेबस में है। मैं डायरेक्ट आपको लिखा देता ना कि राव सिहा संस्थापक है, तो फिर आप ये पूछते ना कि ये बंदा कहां से आया था। इसीलिए ये पूरी एक भूमिका बनाई है मैंने। आपके लिए यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है, ना ध्यान में रखना है कुछ। अब हम हेडिंग डाल के जो लिखेंगे ना राव सिहा के बारे में, वो आपको ध्यान रखना है। तो वो तो उत्पत्ति तो लिख ही ली थी आपने, हल्का सा चाहो तो ऐड कर लो। ऐड कर लिया? अरे तो उस्ताद बढ़िया है, मैं सोचू लिखो तो लिख काटिए सगले। अरे चलो फिर हेडिंग लगाओ, राठौड़ वंश का कर्म। है? नहीं, लिखिए ये। चलिए,
अब लिखिएगा, देखिए वैसे हम कौन कौन से शासक पढ़ेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखो राठौड़ वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? राव सिहा। राव सिहा के बाद में राव सिहा राव सिहा के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो राव आस्थान है। राव आस्थान के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो राव दुहड़ है। राव दुहड़ के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो राव रायपाल है। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार किसी एग्जाम में। ये चार नाम दिए और कहा दिए कि शासकों का सही क्रम है, तो ये सही क्रम ही था। ठीक है, अब देखो आगे। इसके बाद में फिर बनता है कर्णपाल। फिर बनेगा अगला राव झालन सिंह। फिर बनेगा राव छाड़ा। छाड़ा के बाद में तीड़ा। अगला शासक कौन बनेगा? छाड़ा का तीड़ा। तीड़ा के बाद में फिर आएगा राव सलका। राव सलका के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा राव मलिनाथ। राव मलिनाथ के बाद में जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा राव वीरमदेव। वीरमदेव के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा राव चुंडा। राव चुंडा के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा राव काना। राव काना के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो है राव सत्ता। राव सत्ता के बाद में अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा राव रणमल। राव रणमल के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा राव जोधा। नहीं आगे नहीं बताऊंगा मैं कि राव जोधा के बाद में राव सातल देव। राव सातल देव के बाद में राव शुजा। राव शुजा के बाद में सुजा का बागा हुआ था, बागा बना नहीं था, बागा का गंगा हुआ था, तो राव सुजा के बाद में राव गंगा। राव गंगा के बाद में आपको पता ही है राव मालदेव। राव मालदेव के बाद में राव चंद्रसेन। ऐसा पूरा क्रम चलता रहे। यहां पर ये क्रम आपको इसीलिए लिखाया क्योंकि यहां पर जिन जिन राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है ना, वो एक तो ये है, ये इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये राठौड़ों के संस्थापक हैं। राठौड़ों के क्या है? संस्थापक हैं। राव आस्थान को हम इसीलिए पढ़ लेंगे क्योंकि इनके समय जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हो जाता है, तो वो फिर डायरेक्ट दिल्ली सल्तनत से हो जाएगा ना। दिल्ली सल्तनत राजपूत और राजपूत मुगल संबंध उसमें। राव दुहड़ को हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि यही वो बंदा है जो नागनेची माता का मंदिर बनवाएगा। और राव दुहड़ का ही एक भाई है जिसका नाम राव दांदल है। दांदल का ही पुत्र है पाबू राठौड़, पाबूजी राठौड़, वो यहीं से निकले हैं। रायपाल का कुछ नहीं है, कर्णपाल नहीं, कुछ तो है इनमें, बात तो राजा तो ही ना, ऐसा नहीं क्या कुछ नहीं है, कुछ है। तो इनका केवल नाम याद रखना, रायपाल, कर्णपाल, छालन सिंह, छाड़ा तीड़ा, सलका, मलिनाथ जी आपको पता है लोक देवता के रूप में है, तो जो लोक देवता में लिखा है वो सेम ही बातें हैं। तो वो सेम ही बातें, तो एक कहावत बता दीजिए इनसे संबंधित कौन सी है मलिनाथ जी के बारे में। सर पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को मार दिया, फिर युद्ध कैसे हुआ? यही तो बात है। हाँ, हाँ क्या वो कहावत मिल गई? किसी को याद नहीं आई? हाँ शाबाश, आप तो पकड़ लेंगे ऑप्शन से। तेरा तुंगा भागिया माल्य सलखानी, ऐसा कुछ नहीं सुना क्या? सुन तो लेते हो आप, पता नहीं याद नहीं रखते आप, सुन तो लेते हो। राव चुंडा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये है आपके मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक। क्योंकि देखो जिस समय राव सिंह ने मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की है ना, जिस समय ये स्थापना कर रहा है उस समय मंडोर के अंदर एक वंशावली चल रही है गुर्जर प्रतिहारों की। जब तक गुर्जर प्रतिहार रहेंगे तब तक ये हाईलाइट नहीं होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मंडोर को राजधानी बनाता है राव चुंडा और फिर राठौड़ हाईलाइट होते हैं यहां से, समझे? हाँ कर देंगे। और फिर ये राव जोधा, और राव जोधा आपको पता ही है क्या करता है, जोधपुर बसाएगा। तो एक बात तो अच्छा, ये यहां से क्रम पूछा गया था, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर था या फर्स्ट ग्रेड, यहां से राव चुंडा, राव काना, राव सत्ता और राव रणमल, ये क्रम यहां से उठा के पूछा था। निम्न में से दिए गए शासकों का सही क्रम है ये, उतार उतार लो और याद कर लो। वो अमर सीट भी है ना, यही है क्या? दे देते एक बार, कृपा होती।
आस्थान, दोहड़, रायपाल, कर्णपाल, चालक जी। हाँ, राव जोधा के बाद में यहां तो देखो जोधपुर बसा जा रहा है 1459, इसके बाद में ही है पूरा खेल मारवाड़ का, क्योंकि राव जोधा के बाद में राव सातलदेव गुडला आ जाएगा, फिर सुजा आ जाएगा तो उधर बीकानेर बिका आ जाएगा, राव सुजा, फिर राव सुजा का पुत्र बागा होगा लेकिन बागा मारा जाएगा तो गंगा बनेगा, अफीम का नशा, ऊपर से धक्का, फिर मालदेव, शेरशाह सूरी से गिरीश उमेल करेगा, फिर उसका पुत्र राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप का विरोध करेगा, फिर उसी का भाई उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा, मोटा राजा उदय सिंह, और उसी की पुत्री होगी जिससे विवाह जहांगीर का होगा और सांझा जन्म लेगा, नहीं बताऊंगा। फिर मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र बनेगा सूर सिंह, सूर सिंह ही तो बनता है। फिर उसके बाद में तो फिर जड़ी सी लग जाएगी आपके सामने, शासकों कैसे ऐसे पढ़ रखे होंगे, उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, फिर बदनाम शासक आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे जसवंत सिंह फर्स्ट, फिर जसवंत सिंह के बाद में बनेगा अजीत सिंह, हाँ नहीं ये लेके गया था, फिर अजीत सिंह का पुत्र बनेगा अभय सिंह, खिजड़ी बलिदान, मामला चलते ही रहेगा, बनते ही रहेंगे, आखिरी में आपको बता देंगे, बस कंप्लीट। हनुमंत सिंह है। हम्म, अब इसके बाद में फिर आप हेडिंग लगा लीजिए, हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ राज्य का इतिहास, हेडिंग लगाओ, और पहला ही क्वेश्चन मुझे बताओ, मारवाड़ राज्य का इतिहास के लेखक कौन है? आप बताए नहीं आपने, मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये किसी एग्जाम में आया था, जगदीश गहलोत। और द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक रीमा हुज्जा। चलो तो हेडिंग लगा लीजिए फिर, मारवाड़ राज्य का इतिहास, लगा ली। और लिख लो, मारवाड़ राज्य का इतिहास नामक जो पुस्तक है उसके लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश गहलोत। जगदीश गहलोत लिखो, शाबाश। पुस्तक के लेखक कौन सी पुस्तक? तीर कर दो, यस। एक लिख लो, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रीमा हुज्जा। रीमा हुज्जा। द लव स्टोरी ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। नहीं नहीं वो नहीं लिखूंगा, एक लिख लेना, मुंडियार विख्यात, इसके लेखक कौन है? तो वो अज्ञात है, कोई लिख के अपना नाम लिखना ही भूल गया। तो इसके लेखक तो अज्ञात है, लेकिन ये वो ख्यात है जिसमें मारवाड़ के शासकों का उल्लेख है। पूछ लिया जाए मारवाड़ के शासकों का उल्लेख, मारवाड़ शासकों का उल्लेख जो है वो जिस ख्यात में है वो कौन सी ख्यात है? मुंडियारी ख्यात। जैसे बीकानेर शासकों का उल्लेख जिस ख्यात में है वो कौन सी है? वो है दयालदासरी ख्यात। तो हेडिंग लगाइए, नंबर फर्स्ट शासक जिसका नाम है राव सिंहा। देखो ऐसा है कि जो आपको क्रम लिखाया था ना वो तो याद करना ही पड़ेगा आपको। राव सिंहा, फिर उसके बाद में आस्थान, फिर आपके दोहड़ है, दोहड़ के बाद में रायपाल है, रायपाल के बाद में कर्णपाल है, फिर उसके बाद में छाड़ा है, छाड़ा के बाद में फिर तीड़ा है, तीड़ा के बाद में फिर सलका है, और सलका के बाद में फिर कौन है? विरमदेव। विरमदेव के बाद में फिर कौन है? चुंडा है। चुंडा के बाद में फिर कौन है? हैं? फिर उसके बाद में सत्ता, फिर उसके बाद में, और उसके बाद में फिर, याद करना ही पड़ेगा, ये पूरा याद रखना। हाँ जगदीश गहलोत, वो आपने दिए चोजा।
हाँ हाँ, ना ना, उन्होंने मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा होगा। जैसे देखो, मारवाड़ राज्य का जो इतिहास है वो उसके अलावा लिखा है आपके डॉक्टर जीएच ओझा ने। मारवाड़ राज्य का इतिहास और सिरोही राज्य का इतिहास लिखने वाले कौन थे? कौन थे? अरे डॉक्टर जीएच ओझा, क्योंकि डॉक्टर जीएच ओझा की जन्मस्थली कौन सी है? करूं क्या, आपका कुछ कह भी नहीं सकता ना। जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? रोहिड़ा गांव सिरोही। तो इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था और मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। मैंने आपको जो लिखाया है वो एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कि इसके लेखक को आप ऐसे, ये जो पुस्तक है ना, ये इसका नाम गूगल पर सर्च करना, आपको पुराने एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मिलेगा ये, जिसमें ऑप्शन नंबर सी है जगदीश गहलोत। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपके मेंस में आया था पिछली बार, ये लो, वीर सत्सई के लेखक कौन है? आप कहेंगे सूर्यमल मिश्रण, वो ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या करोगे? यस, याद करो, आज से 4 साल पहले हमने पढ़ा था राजस्थानी भाषा साहित्य। कौन से? मारोटी में चापी। हाँ, चलो। हाँ, क्या था? अच्छा, राव सिया लिखो। राव सिया, राव सिया के बारे में सबसे पहले लिखो समय। इसका समय क्या है? समय देखा जाए तो खराब ही है। 1240 से लेकर 1273, 1240 से लेकर 1273। राव सिहा जिनका समय क्या है? 1240 से लेकर 1273। अभी लाइब्रेरियन के जो एग्जाम हुए थे ना, उसमें 4 शासकों के नाम दिए लगातार और सामने उनका शासनकाल और कहा था मिलान करो, तो ध्यान रखना। राव सिहा का, हाँ, 1240 से लेकर 1273। अब देखिए, राव सिहा के बारे में जो जानकारी है, जो हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से राठौड़ वंश की स्थापना की थी, वो सारी जानकारी एक शिलालेख में है और उस शिलालेख का नाम है बिट्टू शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? इसका नाम बिट्टू शिलालेख इसीलिए है क्योंकि ये बिट्टू गांव में है। और बिट्टू गांव कहाँ है? पाली। बिट्टू सुजा कौन सा ग्रंथ लिखा था? या बिट्टू सोजा? बिट्टू सुजा। आपको इसका नहीं, आपको बिट्टू मेहा जी का कोई ग्रंथ याद हो? बिट्टू मेहा भी तो है। अच्छा, और एक बिट्टू ये भी है और एक आपका भी होगा कोई, लेकिन हमें तो एग्जाम में ही आता है। बिट्टू सुजा का कौन सा ग्रंथ है? राव जेत सिरो छंद, बिट्टू सुजा का ही तो है। और बिट्टू मेहा जी का क्या है? यस, गोगा जी के रसावले। ये वहां से आते हैं क्वेश्चन कि गोगा जी के रसावले के लेखक कौन है? बिट्टू मेहा। करे तो करे, कहा जाए तो जाए कहां? बिट्टू, जो कि कहां पर है? पाली में। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है, वहीं पर यह शिलालेख लिखा हुआ है, बिट्टू शिलालेख, जिसका समय है 1273 ईस्वी, 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी। आप 1273 ईस्वी किया। अब क्या है, बातें जो है वो दो है, लेकिन हम लिखेंगे केवल वही जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसा कि कल हमने रफली ये देखा था कि ये जो बंदा है राव सिहा, ये राव सिहा जो है वो जयचंद गेहड़वाल का देखा जाए तो क्या है? पोता है ये। और जयचंद जो गेहड़वाल था उसका जो राज्य है वो कौन सा है? कन्नौज है। कन्नौज है। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि राठौर जो है वो जयचंद गेहड़वाल के क्या है? वंशज हैं। लेकिन डॉक्टर जीएच ओझा क्या कहता है? हुँ? उसमें एक स्थान भी दिया होगा, बंदायू। इसीलिए राव सिहा जो है ये कहां से आया है? तो सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कन्नौज। कन्नौज कहां है वैसे? और बंदायू भी कहां पर है? यूपी में है। यहां से ये रहा राव सिहा, जो यहां से निकला और हमारे राजस्थान में पहली बार जहां पर ये ठहरा है वो स्थान है कोलूमंड। वहां से आया और कहां पर ठहरा था? कोलूमंड। हाँ, अच्छा, कैसे आया पैर से ऐसे? तो कहां पर ठहरा? कोलूमंड। कोलूमंड के अंदर इसकी जो मुलाकात है वो एक सोलंकी सरदार से हुई थी।
और सोलंकी सरकार सरदार जो है, सॉरी सरकार क्या सरदार, नाम उल्लेखित नहीं है क्या है सरदार का नाम। तो कहते हैं कि सोलंकी जो सरदार है उससे मुलाकात करता है ये राव सिहा, और राव सिहा कन्नौज से आ रहा है। तो इस सोलंकी सरदार ने इस राव सिहा से आग्रह किया कि ये जो हमारा एरिया है कोलुमंड वैसे कहां पर है, कहां पर है, वर्तमान फलोदी में है, मारवाड़ रियासत के अंदर जोधपुर में। अच्छा यहां पर कौन से लोक देवता हुए हैं कोलू के अंदर, पाबूजी हुए। और पाबूजी ने किसकी रक्षा की थी, अरे इतना क्या सोचना है बेटे का बाप, गायों की रक्षा की थी। आपके ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, बाबूजी ने रक्षा की थी, ऑप्शन नंबर 1 भैंसों की, ऑप्शन नंबर बी पाडों की, ऑप्शन नंबर सी गायों की, तो भी आप सोचेंगे कुछ देर के लिए कि हाँ कहीं पाडा तो नहीं है, ऐसी भी क्या बाबूजी किसके लिए जाने गए, गायों की रक्षा के लिए तो जाने, देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी। मतलब ये जो इलाका है ये गायों से संबंधित रहा है। तो सोलंकी सरदार ने राव सिया से कहा कि हमारे यहाँ पर एक लुटेरा है जो गायों को लूटता है, तो आप हमारी रक्षा कर सकते हैं क्या। तो राव सिया ने कहते हैं कि इस सोलंकी सरदार की रक्षा की थी और यहां से गायों को बचाया था। एक बाहर से आए हुए आदमी ने एक बंदे के कहने की वजह से गायों की क्या की थी, रक्षा की थी। खुश हो गया। खुश होकर इसी सोलंकी सरदार ने, इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है पार्वती सोलंकी, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किससे, राव सिया से। ये लो दोनों शादी के बंधन में बच चुके हैं। पार्वती सोलंकी वेडिंग टू राव सिया, शादी कर दी। हालांकि राव सिया जब ठहरा है तो सोलंकी सरदार को तो बताइए कि भाई मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्यों ठहरा हूँ, क्योंकि मुझे अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने जाना है, कहां पर, द्वारका। तो वो इधर से निकल पड़े हैं। अच्छा वजह दो भी थी, एक तो वो भी थी, एक दूसरी ये भी थी कि इसको जो है वो मरुस्थल का क्षेत्र चाहिए था, जो भी वजह रही आगे। तो शादी हो गई। उसके बाद में फिर राव सिया जो है, ये जो मारवाड़ है, इस मारवाड़ का ये उत्तर और ये कौन सा, पश्चिम, मारवाड़ का जो उत्तर पश्चिमी भाग है जिसे हम वर्तमान के अंदर जिस जिले के नाम से जानते हैं वो है कौन सा, पाली। पाली के अंदर रहा करते थे पालीवाल ब्राह्मण। कौन रहा करते थे, पालीवाल ब्राह्मण। जब राव सिहा और उनकी जो पत्नी है पार्वती सोलंकी जब यहां से आए तो ये ठहरे थे कहां पर, पाली के अंदर, और इन्हीं से मिलने गए थे पालीवाल ब्राह्मण, क्योंकि इनके पास में भी क्या थी, गायें। वैसे आप देखेंगे पूरा मारवाड़ का जो इलाका है यहीं पर सर्वाधिक लोक देवता हुए हैं भाई, चाहे पाबूजी हो, चाहे हड़बूजी हो, चाहे मंगलिया माँ जी हो, इन तीनों ने ही गायों की रक्षा की है। चाहे गोगा जी हो, इन्होंने भी गायों की रक्षा की है। मतलब हाईलाइट बता रहा हूं आपको, जो लोक देवता में पंचपीर पड़ते हैं ना, बाबूजी, गोगा जी, हड़बूजी और मंगलिया माँ जी, चार तो ये हैं जो गोरक्षक थे। एक रामदेव जी नहीं थे, उन्होंने छुआछूत मिटाने का कार्य किया था। तो सारी यहाँ पर गायों का ही मामला है। तो पालीवाल ब्राह्मणों के पास में क्या थी, गायें थी। इन गायों को लूटने आया करते थे मुस्लिम। तो ये पालीवाल ब्राह्मण गए इनके पास में, बोला हमने सुना है आप पूरी सहायता करते हैं, तो हमारी भी करिए। मतलब इनके बारे में चर्चा तो हो ही गई थी ना कि एक बंदा आया जिन्होंने कोलमंड के अंदर उस लुटेरे से गायों की रक्षा की थी, इन्होंने कहा कि आप हमारी भी रक्षा कीजिए। कहते हैं राव सिहा ने इनकी गायों की रक्षा का वचन दिया, लेकिन राव सिहा ने कहा कि मुझे कुछ ठहरने के लिए जगह भी तो दीजिए। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट काट दिया, 2-3 बीघम, और किनको दे दिया, राव सिहा। राव सिहा और उनकी पत्नी जो है वो यहीं रहने लगे। हालांकि राव सिहा अकेला नहीं आया था, राव सिहा के साथ में कहते हैं कि लगभग 140 सैनिक और थे साथ में। ये जब कनौज से निकला था ना तो अपने साथ में लेकर निकला था, तो वो भी यहीं ठहरे हुए। तो ये सारे यहीं पर ठहरे हुए हैं, कहां पर, इस क्षेत्र के अंदर। तो अब ये लिखने की बात नहीं है ना, कोई क्वेश्चन आता है कि पहली बार कहां ठहरे थे, कि कोलुमंड में। कोलुमंड में किसी मुलाकात हुई थी कि सोलंकी सरदार से। हालांकि पत्नी इंपॉर्टेंट है इनकी, हालांकि पत्नी तो इंपॉर्टेंट ही होती है चाहे किसी की हो वो, फिर भी ये तो राव सिहा की है और राव सिहा फाउंडर है। तो वो फिर पाली में ठहरे, और यही पाली के अंदर ही इन्होंने 1240 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से किस वंश की स्थापना की थी, राठौड़ वंश की। ये बंदायू, कन्नौज, गेहड़वाल, राष्ट्रकूट और उसी का अपभ्रंश शब्द क्या बनाया, राठौड़, और एक नए वंश की स्थापना की जो क्या कहलाया था, राठौड़ वंश। तो सबसे पहले तो हम यहां पर ये लिखेंगे, एक तो इनका समय हो गया शासनकाल का, एक इनकी जानकारी हो गई, एक ये कहां से आया ये पता चल गया, और दूसरी बात हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जिस वंश को पढ़ रहे हैं उस राठौड़ वंश के क्या है, ये राठौड़ वंश के संस्थापक, या फिर आप इन्हें क्या कह सकते हैं, आदि पुरुष, या फिर इन्हें आप क्या कह सकते हैं, जनक, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं पिता, जो भी कहना चाहिए जी, आपकी इच्छा। और इन्होंने ये राठौड़ वंश की जो स्थापना है ये कब की थी, 1240 ईस्वी। कब की थी, 1240 ईस्वी। कहां पर की थी, मारवाड़ के उत्तर पश्चिमी भाग, पाली क्षेत्र में, यहां पर।
लिख लिया। अब देखो और कौन कौन सी बातें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से वो लिखते हैं। लिख लिया यहां तक तो सभी ने? अगली लाइन से, इसकी पत्नी राव सिंहा की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती सोलंकी। जो मारवाड़ की ही है, ठीक है, यानी कोड़ूमंड के अंदर रहने वाले जो सोलंकी सरदार थे उनकी पुत्री थी ये, उसका नाम उल्लेखित नहीं है, तो पार्वती सोलंकी। पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं, पाली के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा राव सिंहा को शरण दी थी, तभी इन्होंने जाकर किस वंश की स्थापना की थी? राठौड़ वंश की। शरण क्यों दी थी? तो राव सिंहा ने पालीवाल ब्राह्मणों के गायों की रक्षा का वचन दिया था कि मैं था गायों की रक्षा करूं, लेकिन मन पहले की जगह दो। और मारवाड़ पूरा है जी, खुला मैदान है, ले लो जहां रहना चाह रहे हो। अब उसके बाद में क्या हुआ? राव सिंहा ने धीरे धीरे, अच्छा पाली, पाली के आप थोड़ा सा ऊपर उत्तर की ओर देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा वर्तमान का बालोतरा। बालोतरा आ जाएगा। बालोतरा के अंदर एक स्थान है खेड़, और उसी खेड़ को अपनी क्या बनाया था इन्होंने? राजधानी। यानी कि धीरे 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 ये साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, लेकिन ये हाईलाइट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय मारवाड़ के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट में है वो मंडोर है, मंडोर में गुर्जर पटिहार है। इसीलिए ये भाग जो है ये राव सिंहा, और बाकी हम जितने भी पढ़ेंगे, चाहे वो आस्थान हो, दुहड़ हो, रायपाल, कर्णपाल, सालन सी, छाड़ा तेड़ा, ये सलका वलका, ये मलिनाथ जी, वीरमदेव, ये छुपे रह जाएंगे, क्योंकि उस समय मंडोर जो है वो हाईलाइट में है। बाहर से यदि कोई आक्रमण कर भी रहा है ना, कोशिश भी कर रहा है, तो वो मंडोर जीतने की कर रहा है, चाहे वो आसपास के चौहानी भी हो या बाहर से आने वाले हो। लेकिन जिस समय राव चुंडा को दहेज में मिलेगा ना मंडोर, उसके बाद में फिर मारवाड़ में यदि कोई जीतना चाहेगा तो उसको अटैक करना पड़ेगा राठौड़ों पर। और ये हमारे राजस्थान के अंदर हिस्ट्री की एक पता नहीं अलग सी बात रही है। कोई सा भी वंश पढ़ लो आप, ये क्यों, जयपुर का कछावा शासक भी पढ़ लो, प्रारंभ के अंदर जो शासक है उनकी जानकारी जो है वो इतनी उल्लेखित नहीं है। अच्छा मेवाड़ का भी पढ़ लो आप, गुहिला द्वितीय से डायरेक्ट बप्पा रावल के बारे में पढ़ेंगे, बप्पा रावल से फिर जो डायरेक्ट बात हम पढ़ेंगे वो आप ज्यादातर पढ़ते हैं अलट, और उसके बाद में फिर ज्यादातर बात जो पढ़ते हैं वो जेतर सिंह, उसके बाद में फिर रतन सिंह के बारे में, पद्मनी, ये सभी की रही। चौहानों में भी बात करेंगे तो सांबर में वासुदेव चौहान, और फिर डायरेक्ट कहानी खत्म, अजय राज चौहान अजमेर। अब ये बीच वाले कहां गए पता ही नहीं, उल्लेखित नहीं है, तो उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं था ना। तो इन्होंने अपनी राजधानी यानी कि धीरे धीरे क्या कर लिया? साम्राज्य विस्तार। लेकिन उसके बाद में फिर एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं लाख झंवर का युद्ध। कौन सा है? लाख झंवर का युद्ध। लाख झंवर का युद्ध, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या है? लाख झंवर का युद्ध। यह युद्ध इसीलिए लाख झंवर का युद्ध कहलाया था क्योंकि इसमें 1 लाख सैनिक मारे गए थे। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा जी। धोला, धोला चोतरा स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान बोलो? हाँ, ये एक स्थान है पाली के अंदर। यहां पर एक युद्ध हुआ है जिसका नाम क्या है? लाख झंवर का युद्ध। ये जो लाख झंवर का युद्ध है ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1273 ईस्वी में। किनके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था राव सिंहा, और राव सिंहा के सामने थे मुस्लिम लुटेरे जो गायों को लूटने आए थे। और राव सिंहा जो है वो गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हो गए थे? प्राप्त। वीर गति को प्राप्त, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में फिर जो है राव सिंहा की जो छतरी है, या आपको स्मारक देके पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा ये कहां पर है? बिट्ठू गांव में, जो कि कहां पर है? पाली के अंदर। वहीं पर शिलालेख और वहीं पर यह जानकारी मिलती है कि आप ये जो देख रहे हैं ये राव सिंहा है, राव सिंहा यहां यहां से आया था और ये किया था, और गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी जो पत्नी है जिनका नाम पार्वती सोलंकी है वो सती हो गई थी। सती होने से पहले ऐसा बताते हैं कि 3 पुत्रों को जन्म देके गई थी। जो भी हो, हमें पुत्र वो चाहिए जो अगला, नहीं नहीं, अगला राजा बनेगा समय समय पर।
नहीं नहीं, समय समय पर। वजह से एक जन्म ले लेता है 1242 में, 40 में हो गई थी ना। तो इनकी क्षत्रिय स्मारक जो है वो कहां पर बना हुआ है? पिट्ठू गांव में। और इनकी पत्नी इनके पीछे क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो बस ये जानकारी मिलती है राठौड़ वंश के जो संस्थापक हैं, जिनका नाम है राव शिहा। तो यहां से कोई क्वेश्चन आ भी जाए ना, हालांकि क्वेश्चन आया है तो केवल ये कि आया है राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? राव शिहा। बाकी मैं चाहे आपको कितनी धोला चौतरा लिखा दूं, या कोडुमंडल लिखा दूं, या फिर लाख झमर लिखा दूं, या बिट्ठू गांव, कुछ भी लिखा दूं, वो आना उतना ही है, क्योंकि उतना ही विशेष है। बस, बाकी कोई पूछा नहीं है। बाकी यदि पूछेगा तो याद रखिएगा कौन सा शिलालेख है? पिट्ठू शिलालेख। अच्छा, पूछ ये सकता है राठौड़ों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? खेड़। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। और अच्छा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, याद है। अच्छा, पालीवाल ब्राह्मणों से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है क्या? और नहीं आ रहा है तो आ जाएगा आगे। नहीं, अभी आ रहा है तो ठीक है, वरना क्या एक बिंदु पढ़ना होता है। यस, खड़ीन। खड़ीन जैसलमेर जिले में जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति या विधि है खड़ीन। जैसे शेखावटी में है जोड़ वे नाडा, मारवाड़ में जैसे है झालरा, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर होता है आपके नाडी है, टांका है, टोबा है, तालाब है। ये पता नहीं कि निम्न में से कौन सा नहीं है? जोहड़, टांका, टोबा, नाली। तो नाली नहीं है, ऐसी बात है। कौन सी नाली? और लाख झमर वैसे पूछा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है। लाख झमर युद्ध, नाम अच्छा लग रहा है ना? लाख झमर, लाख पोट्री कहां की है? चलो आगे हेडिंग लगाइए। नंबर दूसरे शासक जो इनके पुत्र बनते हैं उनका नाम है राव आस्थान। भी मिलता है कहीं पर, नाम मिलता है आसनाथ। तो हालांकि आस्थान एग्जामिनर ने भी पूछ रखा है, आस्थान। राव आस्थान लिख लीजिए। राव सिहा के पुत्र हैं, राव सिहा और पार्वती का पुत्र है ये, राव सिहा का पुत्र। अच्छा, सबसे पहले इसका समय लिखो भाई। हालांकि इसका समय जो है वो खराब ही रहा है। 1273 से लेकर 1291 जो है वो इनका टाइमिंग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मास्क मास्क नाम तो नहीं, ऐसे अचानक दिमाग में आस्करण कहाँ आया? नहीं 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 नहीं, इसका नाम पढ़ा आपने से? क्या बता, है क्या? नहीं है, मना कर दिया इसने, इसने कहा मैं नहीं हूं। राव सिहा का पुत्र है। इनके बारे में जानकारी ये मिलती है कि इनके समय जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। और जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण जो है वो 1291 में हुआ। और इसी आक्रमण के तहत राव आस्थान जो है, राव आस्थान वीर गति को प्राप्त हो गए। बस इतना सा उल्लेख है। राव आस्थान ये आपका ही तो है। तो लिखो राव आस्थान। क्वेश्चन यदि आ भी जाए तो जलालुद्दीन खिलजी के समय की जो बात है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, बस। राजस्थान के बारे में, ओल्ड राजस्थान। लिख लिया? तो जलालुद्दीन खिलजी का याद रखिएगा। अगली बात, नंबर 3। इसके बाद में फिर इसके पुत्र बनेंगे, और इसके पुत्र जो राजा बनेंगे उसका नाम है आपके राव दुहड़। क्या नाम मिलता है? राव दुहड़। राव दुहड़ का जो टाइमिंग मिलता है वो है 1200, वैसे 91 के अंदर इस युद्ध के तहत मृत्यु हो गई थी, तो बनना तो 91 में चाहिए, लेकिन उल्लेखित 92 से लेकर 1309 तक है राव दुहड़ का समय। 1292 से लेकर 1309। राव दुहड़ जो है वो इसी का पुत्र है, आस्थान का। राव दुहड़ के बारे में इतनी सी जानकारी है कि इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। और इन्होंने जो मंदिर बनाया वो कौन सी माता का है? नागनेची माता का।
इसका मतलब ये सही है कि ये प्रारंभ के अंदर मारवाड़ के उत्तर पश्चिमी भाग में ही थे, यानी जोधपुर का उत्तर पश्चिमी भाग पाली, और पाली के ऊपर आप देखेंगे तो वर्तमान बालोतरा और बाड़मेर का क्षेत्र है यहीं पर, क्योंकि ये जो मंदिर है ये भी कहां पर बनाया गया है, नागाना में, और वो आपके कहां पर है, बालोतरा में। हालांकि यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति राव धूहड़ कहते हैं कि द्वारा कर्नाटक से चक्रेश्वरी के रूप में लाई गई थी, और यहां पर इस गांव में स्थापित की, तो इस गांव की वजह से मूर्ति का नाम भी क्या कर दिया, नागनेची माता। बाकी कहते हैं कि ये राव दुहर द्वारा कर्नाटक से चक्रेश्वरी के रूप में लाई गई थी। क्या आवश्यकता थी, इतनी कहां जरूरत थी। ये चक्रेश्वरी माता, एक राजेश्वरी माता कौन है, यस, जाट राजवंश की क्या है, कुलदेवी। तुलजा भवानी बनवीर ने बनाया था, बनवीर की मां पासवान थी, वो महाराष्ट्र की थी। क्या नाम था बनवीर की मां का, नो, बनवीर की मां का नाम क्या था भाई, हम्म हम्म हम्म, हम्म। बनवीर तो अवैध संतान था ना, किसकी, उसकी, किसकी, उसकी। मेवाड़ का उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसी के समय तो आई थी वो, कौन, कि देवी। बनवीर मां का नाम नहीं जानते आप, नो, पुतल दे, नो, क्या पुतल दे, अरे पुतली भाई तो कौन है, वो तो गांधी जी की मां है भाई। पता नहीं क्या करेंगे आप, चलो चलो आगे चलो, यहाँ से निकल पड़ो। लिख लिया, अच्छा। चलो आगे, तो राव दोहड़ के बारे में क्या क्या लिखा था, एक तो अच्छा ये मंदिर बनवाए, एक लिखो इनके भाई का नाम, राव दोहड़ के भाई का नाम क्या था, धांधल, और धांधल के ही पुत्र कौन थे, बाबूजी राठौड़, हम्म, बाबूजी राठौड़, ये यहां से आए इस प्रकार से। दूसरी बात, राव दोहड़ द्वारा, याद रखिएगा, राव दोहड़ ने 1309 ईस्वी में मंडोर के प्रतिहारों पर आक्रमण किया था, मंडोर जीतने के लिए, मंडोर के प्रतिहारों पर आक्रमण किया, वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त, बस, वो राव शिहा किन से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, मुस्लिमों से। आस्थान किससे लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी से। और राव दोहड़ किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है, मंडोर के प्रतिहारों से। इसका मतलब मंडोर में जो अभी है वो कौन है आपके, प्रतिहार। हाँ, नहीं जाना, देखने नहीं होता। गुजर प्रतिहार थे, उल्लेखित नहीं नाम तो कोई। देख ली, तो बस 3 हो गए कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद में जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम है रायपाल, फिर कर्णपाल, फिर जालन सिंह, फिर छाड़ा, फिर तीड़ा, फिर सलका, फिर आपके मलिनाथ, फिर वीरमदेव। उसके बाद में फिर है अगला कौन सा, राव चुंडा। हमें पढ़ना कौन सा है, राव चुंडा, क्योंकि उनके बारे में बातें जो है वो उल्लेखित नहीं है। जैसे रायपाल की यदि हम बात कर भी लें इसके बाद में, तो रायपाल और पाबूजी इन दोनों ने मिलकर गुर्जर प्रतिहारों पर यानी मंडोर पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इसलिए रायपाल ने अपनी दिशा को मोड़ दिया था, यानी कि
यहां पर पाली, इधर ये आपके जोधपुर, इधर ये आ गया वर्तमान का बालोतरा, इधर बाड़मेर, और इधर क्या है, जैसलमेर। यानी कि धीरे धीरे ये जो स्थापित हुए हैं आपके यहाँ पर, कौन, राठौड़, अब ये धीरे धीरे इधर जा रहे हैं। पहले यहाँ पर बालोतरा के अंदर जैसे खेड़ स्थान है, इसको राजधानी बनाया, नागाना गांव के अंदर मंदिर बनाया, और धीरे धीरे यानी कि ये प्रयास तो ये भी कर रहे हैं कि इधर से भी मंडोर जीत लें, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और मुकाबला करते हैं कहाँ के, जैसलमेर के भाटियों से यहाँ तक। इसीलिए जैसलमेर के भाटी और मारवाड़ के राठौड़ों के मध्य हमेशा विवाद रहेगा। इसीलिए तो एक शासक आ पड़ते हैं राव मालदेव, और राव मालदेव की एक रानी है जिसका नाम है उमादे। वो विवाह की पहली रात से ही रूठ जाते हैं, क्योंकि मालदेव को वो शक हो जाता है कि ये मुझे मार देगी, ये मुझे डायरेक्ट उससे, समझ गए होंगे ड्रम, ग्रीन ड्रम, ग्रीन या ब्लू, ब्लू ड्रम उसके अंदर डाल के पे कर देगी। इसलिए तो मिलते नहीं, तो वो ये वजह यहीं से शुरू होती है प्रारंभ में। जो भी हो, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब हम जिस शासक के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके अगला, वो है रावचुंडा। तो हेडिंग लगाइए, अगले शासक रावचुंडा। और रावचुंडा का जो टाइमिंग है वो मिलता है 1383 से लेकर 1423, यानी कि 1309 से लेकर 1383 के बीच में रायपाल, कर्णपाल, झालरसी, छाड़ा, तीड़ा, सलका, मलिनाथ, वीरमदेव, ये सारे क्या बने हैं, शासक बने हैं। और अगले कौन है, रावचुंडा। ठीक है, रावचुंडा। और रावचुंडा जो है वो किनके पुत्र हैं, राव वीरमदेव के पुत्र हैं। हालांकि रावचुंडा जो है वो नजदीक रहा करता था किनके, अपने चाचा के। और इनके चाचा कौन है, मलिनाथ जी। मलिनाथ, और मलिनाथ के बाद में जो राजा बना है ना वीरमदेव, वो वीरमदेव मलिनाथ का भाई है, क्योंकि मलिनाथ का जो पुत्र है ना वो तो जगमाल है। जगमाल गुजरात, अहमदाबाद, महमूद बेग, पुत्री गिंदोली उठा लाया गणगौर के अवसर पर, इसलिए बढ़ाया नहीं उसको। तो राजा बना कौन है, मलिनाथ का भाई, जिसका नाम क्या है, वीरमदेव। चलो इसके चाचा का नाम तो लिख लो, चाचा राव मलिनाथ। इसलिए राव मलिनाथ के समय में ही रावचुंडा को जो है वो जोधपुर के नजदीक एक क्षेत्र है सालोड़ी गांव, सालोड़ी की जागीर दी थी। और रावचुंडा के जो भाई हैं जिनका नाम क्या है, वो है राव तलीनाथ जी। हो क्या रहा है, तलीनाथ जी भी तो लोक देवता के रूप में है, मलिनाथ जी भी लोक देवता के रूप में है। तो मलिनाथ जी को तो, सॉरी, मलिनाथ जी द्वारा चुंडा को तो सालोड़ी की जागीर दी गई थी, और उस तलीनाथ जी को जो है वो शेरगढ़ की जागीर दी गई थी। तलीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। इसलिए आप देखेंगे कि मलिनाथ जी का मंदिर तो आता है बालोतरा में, तलीनाथ जी का मंदिर आता है जालोर में। पूरा इलाका इन्हीं का था जी। चलो लगे हाथ, भाई को भी लिख लो ताकि खोप रहे कि इसका भाई कौन है। तो भाई है राव तलीनाथ, चाचा कौन है, राव मलिनाथ, पिता कौन है, वीरमदेव। और ये मलिनाथ जी रामदेव जी के समकालीन है। इतना इतना आराम से, इतना नहीं सोचना ना। ओके, नहीं नहीं, मलिनाथ जी का छोटा भाई है वीरमदेव। नहीं नहीं, देखो ये दो भाई हैं, ये मली है और ये वीरमदेव है। ये कौन है, मारवाड़ के राजा है। नो डाउट राजा का बड़ा पुत्र ही क्या बनेगा, राजा। लेकिन इस मली के तो हुआ ये नहीं, मतलब जो पुत्र हुआ वो ये है जगमाल। इधर वीरमदेव है, इस वीरमदेव के हुए दो पुत्र, एक कौन है और एक कौन है, तलीनाथ। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो मारवाड़ का राजा तो कौन है, मलिनाथ। करे तो करेगा, मलिनाथ के बाद में राजा बनना चाहिए कौन, जगमाल। लेकिन जगमाल अच्छा आदमी नहीं था, इसीलिए मलिनाथ ने क्या किया कि राजा बनाया अपने भाई को, किसको बना दिया, वीरमदेव। वीरमदेव के बाद में जो अगला राजा बन रहा है वो कौन है, चुंडा। हमने यहां पर केवल ये लिखा है तलीनाथ। क्या रहा है, क्या हो रहा है? अपने लिखो आगे। पहली बात इनसे रिलेटेड आपको पूछा जाए, मारवाड़ के प्रथम, मारवाड़ के प्रथम वास्तविक शासक, तो याद रखिएगा कौन है, रावचुंडा। कौन है, रावचुंडा। क्यों है, क्योंकि इनकी जो राजधानी है, इन्होंने अपनी राजधानी जिसे बनाया है वो कौन सी है, मंडोर। मंडोर जिसका नाम क्या है, मंडव्यपुर। ये राजधानी कैसे बनी, हाँ, कारण क्या है,
कारण ये था कि मंडोर के जो शासक हैं जिनका नाम है इंदा प्रतिहार, इस इंदा प्रतिहार पर बार बार आक्रमण हो रहे थे बारी। इसीलिए इस इंदा प्रतिहार ने क्या किया, इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा के साथ करके मंडोर दहेज में दिया। लोग गाड़ियां देते हैं, इन्होंने क्या दिया, मंडोर दहेज में दिया। इसीलिए इन्होंने मंडोर को क्या बनाया, अपनी राजधानी, और वापस मंडोर का राजा किसे बनाया, इंदा प्रतिहार को। इसीलिए इनके समय में शुरुआत होती है सामंती व्यवस्था की, और पहला सामंत कौन है, इंदा प्रतिहार। समझाता हूं मैं अभी, ये कार्यक्रम समझाता हूं। पहले ये लिखो, पहले देश में तो दो मंडोर बेचारे को, कब से खड़ा है ये, कब से खड़ा हूं मैं। कर लेंगे क्या भी, एक दिन छोड़िए, ऐसे रोज लेंगे। ये पीछे देख रहे हो, ये 2011 के अनुसार जनसंख्या रहेगी नहीं। ठीक, कल कच्चा ले ले, कुछ परिवर्तन करते हैं। चलो ओके, देश में दे दिया है मंडोर। अब राव चुंडा से संबंधित बहुत सारी बातें, क्या क्या हुआ, ये कौन कौन सी व्यवस्था आई यहां पर, क्या थी ये सामंती व्यवस्था, चुंडा ने कहां पर बसाया था चुंडा सर, ये हम पढ़ेंगे कल।